से आप सभी लोग आशा है कि ठीक होंगे। पुनः मैं KSCC क्लासेज की तरफ से आप सभी लोगों के लिए विषय इतिहास के साथ आ चुका हूं और निश्चित तौर पे आप सभी लोग जुड़ जाइएगा मेरे साथ। और आज की क्लास में हम लोग हिस्टोरी इतिहास HISTORY इतिहास विषय को हम लोग पढ़ने वाले हैं और कक्षा 12वीं का इतिहास को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास भाग 3। अगर हम 12वीं क्लास की बात करें 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं क्लास में 3 किताब आएंगी आपको इतिहास की, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और भाग 3 में जो है भारतीय इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में लिखा गया, इसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं आप भारतीय इतिहास, जिसके पास ये बुक होगा निश्चित तौर पे ओपन करके रख लीजिएगा। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। अब बोलिएगा आप लोग जो है भाग 1 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग भारतीय इतिहास से चालू करेंगे, भारतीय इतिहास के भाग 1 से। यहाँ से हम लोगों को काफी समझ में आएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले भाग 3 शुरू ही कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जहाँ से समझ में आएगी वहां से हम लोग जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं सुरेश कुमार आप लोगों को आज से मतलब जो है इस वीडियो में जो है इतिहास कवर करने वाला हूँ। और आप लोगों को जो कोई संदेश चाहिए, कुछ मैसेज चाहिए, कोई कुछ पूछना है तो निश्चित तौर पे 70918595 एंड 99 इस नंबर पर जो है कमेंट के माध्यम, इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं क्लास की टाइमिंग क्या है। और आप लोगों को जो है बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 में जो बोर्ड परीक्षा आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत इतिहास विषय देना चाहते हैं वो निश्चित तौर पे इससे जुड़ जाइएगा। इतिहास के अलावे हमारे यहाँ भूगोल की पढ़ाई होती है, भूगोल। उसके बाद जिसका इंग्लिश होगा, इंग्लिश का भी क्लास होता है। पॉलिटिकल साइंस भी हो जाएगी, पोल साइंस। अगर किसी का साइकोलॉजी होगा तो साइकोलॉजी भी होगा। साइकोलॉजी के अलावा सोशियोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी। और साथ में सभी लोगों को हिंदी संग मैथिली भी पढ़ाए जाएंगे। तो आइए आज हम इतिहास को देखते हैं। तो यहाँ पर आप विषय सूची देख सकते हैं इतिहास का। भाग 3 के अंतर्गत उपनिवेशवाद और देहात, अगला सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, उसके अगला चैप्टर विद्रोह और राज, अगला 1857 का आंदोलन और उसका व्याख्यान। उसके बाद औपनिवेशिक शहर के बारे में, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, विषय 14 के अंतर्गत विभाजन किस तरह से हुआ था भारत का, उसको समझेंगे। राजनीतिक स्मृति अनुभव, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ और नए युग की शुरुआत। और अगर हम इतिहास को कालखंड की दृष्टि से देखें तो ध्यान रखना है इतिहास के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हो जाता है प्राचीन इतिहास, उसके बाद दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास, और इसका थर्ड पार्ट जो होगा वो आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास को कवर करने वाले हैं। आधुनिक इतिहास में भी हम लोग भारत के इतिहास को कवर करेंगे। चलिए आइए यहाँ से देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर अध्याय 13 इस वीडियो में होगा और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे। तो यहाँ पर एक बात आ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति का राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो वो उदाहरण के तौर पर अगर हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध के साथ वाशिंगटन को जोड़ करके वियतनाम को
औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में हो ची मिन्ह को जोड़कर देखें। इस तरह से महात्मा गांधी को भारतीय इतिहास के बारे में जो है हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। आप लोगों को मतलब जो देखे होंगे तो आप लोगों को ये पता चला इसमें सर हम कुछ समझे ही नहीं क्या लाइन में कर रहा है। तो देखिए, अगर हम किसी देश विशेष की बात करें तो देश विशेष के अंतर्गत जिस तरह से हो ची मिन्ह, अमेरिका से वाशिंगटन, इटली के निर्माण से गैरिबाल्डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम वाशिंगटन, वियतनाम से जो है हो ची मिन्ह जुड़ा हुआ है, उसी तरह से जैसे यहाँ पर अमेरिका का जो राष्ट्रपिता कहलाता है वाशिंगटन, उसी तरह से भारत के राष्ट्र निर्माण में भारत को एक नई दिशा देने में महात्मा गांधी जो है अव्वल थे। अब बोलोगे ये महात्मा गांधी कौन थे, तो आप लोग नाम निश्चित तौर पे सुने होंगे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का ध्यान रखना है, आप लोगों से परीक्षा में पूछ लिया जाए तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। किस राज्य में अगर पूछ दे हुआ था तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। गुजरात की अगर राजधानी पूछ दे तो गांधीनगर याद रखना, गांधीनगर। उसके बाद आगे देखिए, गांधी जी स्वतंत्र संघर्ष से भाग लेने वाले सभी नेताओं के सर्वाधिक प्रभावशाली थे, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त तो विशेष कोई गलत नहीं है। हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया। वे चाहते थे कि कोई महान न हो, वह न केवल इतिहास बनाता, केवल स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। 1915 से 48 के महत्वपूर्ण काल के दौरान महात्मा गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ आपसी संघर्ष और लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता रहा। अब यह विद्यार्थी के समग्र उन सब को स्रोतों को भी रखा जाता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार ने एक नेता, जीवनवीर तथा जिन सामाजिक आंदोलनों में से उसका निर्माण जुड़ा हुआ है। अर्थात ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी ने भारत का इतिहास बनाया, मतलब भारत के इतिहास में अपना नाम जुड़ाया, बल्कि लोगों ने उसका नाम जो है भारतीय इतिहास में जोड़ा, भारतीय इतिहास में जा रहा। महात्मा गांधी जिसको हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है राष्ट्रपिता किसे कहेंगे, तो महात्मा गांधी को। नाउ ऑल ऑफ यू सी द नेक्स्ट, अगला पेज आप लोग देखिए। इसके बाद अगले पेज की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पेज में स्वयं की घोषणा करता एक नेता। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। उसके बाद अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया, वहां एक वकील के रूप में काम किए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रदेव सेवन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट पहचान तकनीक का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उनका जातियों को निम्न जातियों के महिलाओं के प्रति भेदभाव रखने वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। अर्थात महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में ही वहां जाकर के बस गए थे। 1915 के पश्चात जब वो लौटे तो अपने गृह राज की बात करें तो गुजरात है, वहीं पर जन्म हुआ था, वहां पर लौटे। महात्मा जो मतलब वहां जो है गांधी जी को महात्मा बनने का जो है स्वभाव प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहां के लोगों से मतलब प्रभावित हुए। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय भारत यद्यपि अभी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्यम वर्ग के बीच अपना अपील का विस्तार किया। उसके बाद नेताओं का जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद नेताओं के यहाँ औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया। उदारवादियों का एक समग्र के रूप में लगातार प्रयास रहने का विचार हिमायती था। उदारवादियों में गांधी जी को माने राजनीतिक परंपरा गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, जो गांधी जी की तरह गुजरात मुल्क के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। अर्थात जब महात्मा गांधी 1905 से
1907। वैसे तो 1915 में महात्मा गांधी पूर्ण रूप से आए, लेकिन बीच बीच में आते थे। पहली बार 1901 ईस्वी में भी महात्मा गांधी आए थे भारत। 1905 से 7 अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, अर्थात बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के बहुल क्षेत्र में बांट दिया गया था। तो उसमें जो है उसमें 3 लोग इसको साथ दिए थे। पहला जो था पंजाब के लाला लाजपत राय, जिसको हम लोग लाल कहते सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लाला लाजपत राय कहाँ से थे? पंजाब से। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र से। और डब्ल्यू वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से थे। ये कौन थे? यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल, एक ठो बिपिन चंद्र पाल थे। तो पाल जो थे वे वेस्ट बंगाल से। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ सकती है कि लाला लाजपत राय किस राज्य से संबंधित थे? तो पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक किस से थे? महाराष्ट्र से। और वेस्ट बंगाल से कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। अब 1916 में ध्यान रखना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह हुई। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ध्यान रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। ध्यान रखना 1916 ईस्वी में हुई थी। 1916 में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानवीय के दिए गए दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जब कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी की अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। कहने का मतलब ये हुआ जब 1916 ईस्वी में क्या हो रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रहा था, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से आमंत्रित किया गया था भारत आने के लिए। उन्होंने यहाँ पर जो आमंत्रित हुए थे और भारत जो है आया हुआ था। कौन? महात्मा गांधी। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों को और ध्यान देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग आर्य हाथों लिया। उन्होंने कहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने भी धनी लोगों की जो प्रति गरीब लोगों को लाखी गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच का विषमता को अपनी चिंता प्रकट की। इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। सबसे पहले एक यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के बारे में समझ लेंगे हम लोग। खिलाफत आंदोलन आपसे अगर पूछ दे कब हुआ था तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। ये जो है तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुसलमानों ने भारत में एक विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के प्रति। तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुसलमान के विद्रोह ने भारत के मुसलमानों ने विद्रोह किया था, जिसे हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर असहयोग अशांति की दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1857 का विद्रोह के लिए एक प्रशिक्षण था। असहयोग आंदोलन के परिणाम से अंग्रेजी राज की हिल गई। 1922 में किसानों का एक समूह संघ प्रांत के चौरा चौरी पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर जो है आग लगा दिया। अर्थात ध्यान रखना है 1 अगस्त क्वेश्चन रह सकता है यहाँ से 1 अगस्त 1920 को भारत में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। अगर कोई पूछे आपसे कि भारत में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कारण यू था कि पहला तो हो गया था जो है जालियांवाला बाग, पहला जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा था खिलाफत आंदोलन और तीसरा था खिलाफत आंदोलन। और इसका तीसरा जो पार्ट था जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत और रॉलेट एक्ट था।
इन तीनों के विरोध में जो है 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, किसका? उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है चौरा चौरी। वहां पर चौरा चौरी नामक अभी रेलवे स्टेशन है, चौरा चौरी नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मी सहित एक दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी को थाने में आग लगाकर मार दिया गया, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि महात्मा गांधी चरखा काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी बहुत गरीब थे और चरखा चलाकर अपना गुजर काट रहे थे। उसके पिता जो है दीवान थे, वहां के राजकोट के दीवान थे। अगला देखिए, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में जो किस तरह से। इतिहासकार शाहिद अमीन नाम का एक विद्वान था, जिसने मदमुख कर देने वाले अध्ययन के स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों के आधार पर अफवाहों के जरिए उत्तर पूर्वी निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वे क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह मोड़ के उनके बड़े से स्वागत किया गया। महात्मा गांधी के बारे में कौन कह रहे हैं? शाहिद अमीन कह रहे हैं। नेक्स्ट पेज में जी.डी. बिरला जैसे कुछ अन्य उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। अर्थात जी.डी. बिरला थे, जी.डी. बिरला। असहयोग आंदोलन जिस टाइम में हुआ था तो जी.डी. बिरला ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफी सहयोग किया था। राष्ट्रीय आंदोलन का काफी सहयोग किया था। असहयोग आंदोलन की दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव, किंतु दृष्टि बहुत सकारात्मक था। मतलब वो इस तरह से जो नकारात्मक प्रभाव था, लेकिन इसका जो सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। जस्टिस सी.एन. ब्रीफुल ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण घोषणा दी। किसे? महात्मा गांधी को। उसके बाद असहयोग आंदोलन जैसे ही बंद कर दिया तो महात्मा गांधी को जेल हो गया। उस समय जज जो थे वो जज का नाम था जस्टिस ब्रूमफील्ड थे उस टाइम, जस्टिस ब्रूमफील्ड थे। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो मतलब जो इस तरह से क्लास पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से आप जो है बता सकते हैं, और कैसा लगा आप लोगों को मेरे मतलब जो क्लास उसके बारे में बता सकते हैं। इन द लास्ट थैंक यू। और यहाँ पर एक बार पुनः मैं बता दूं, यहाँ पर आपको एवरी डे, प्रत्येक दिन, सभी दिन क्लास चलती है, जिसमें से जो है हिस्टोरी, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इंग्लिश, आफ्टर दैन हिंदी, मैथली, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मतलब आर्ट्स के जो भी विषय होते हैं लगभग सभी विषय का यहाँ पर जो है व्यवस्था है, और आप लोग निश्चित तौर पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए YouTube पर भी क्लास चलता है, और इन सब का जितना भी बुक्स है, आप लोग बुक्स लेना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा मार्केट में, लेकिन इसका आप लोगों को PDF दिया जाएगा। PDF मतलब जो आपको लिखना नहीं है, केवल और केवल वीडियो देखना, और संग संग आपके व्हाट्सएप पे या फिर जो आप व्हाट्सएप पे PDF भेज दिया जाएगा। तो वो PDF को जो है आप कहीं से भी दुकान से निकलवा के उसको जो है रीड कर सकते हैं। आपको दो तरह से, पहले जो है बुक होगा, उसके बाद PDF में टॉपिक पर जो है सबसे पहले जो थ्योरी का टॉपिक का थ्योरी होगा, उसके बाद उसी का MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद जो समय समय पर यहाँ पर टेस्ट परीक्षा भी होगी, ऑनलाइन के माध्यम से समय समय पर टेस्ट परीक्षा भी होगी। तो आप लोगों से मैं सुरेश कुमार विदा लेता हूँ। इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वेरी वेरी थैंक यू।